शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी या आदर्श संगठन सिद्धांत। आदर्श संगठन सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं। इंग्लिश में है क्लासिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के अगर प्रतिपादक और समर्थक विद्वान देखेंगे, 3 विद्वान यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक। मुख्यतः ये 3 विद्वान जो इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। हेनरी फ्योल फ्रांसीसी थे, इंजीनियर, बाद में मैनेजर भी बने। समय 1841 से 1925। लूथर गुलिक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समय 1892 से 1993। और लिंडल उर्बिक ब्रिटिश बिजनेस पर्सन, समय 1891 से 1983। मतलब देखिए आप, एक फ्रांस के, दूसरे अमेरिका के और तीसरे यूके। तो 3 अलग अलग कंट्रीज के विद्वान हैं। विचार लगभग एक जैसे रहे हैं। तो इन तीनों को हम इस सिद्धांत का प्रतिपादक और समर्थक विद्वान कहते हैं। 2-3 बातें जो यहाँ इस सिद्धांत के बारे में हमें ध्यान रखनी है, और ये हम जानते हैं बातें। सबसे पहली बात, नीचे जो 3 पॉइंट आपको लिखे दिख रहे हैं, लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण। एज ए सब्जेक्ट, लोक प्रशासन का ऑरिजन एंड एवोल्यूशन हुआ। उसके विकास को 6 चरणों में बांटा गया, 6 फेज। सेकेंड फेज था उसमें 1927 से 1937। लोक प्रशासन के विकास का जो द्वितीय चरण था, आदर्श संगठन सिद्धांत या जो ये 3 विद्वान हैं, ये तीनों इस द्वितीय चरण से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने वाली है। चाहे कहा जाए लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, सेकेंड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और चाहे कहा जाए क्लासिकल थ्योरी, दोनों का मतलब एक ही है। जो विद्वान यहाँ क्लासिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, हम जिन 3 की बात कर रहे हैं, वही तीनों विद्वान लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से जुड़े हुए विद्वान भी हैं। तो ये पर्यायवाची हैं, विकास का द्वितीय चरण और आदर्श संगठन सिद्धांत। तो जो विशेषताएं लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की हैं, वही विशेषताएं आदर्श संगठन सिद्धांत की भी हैं। और यह बात को उल्टा करें कि जो विशेषताएं क्लासिकल थ्योरी की हैं, वही विशेषताएं लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की भी है। दूसरी बात कि ये जो विद्वान हैं, ये भी बात करते हैं सर्वव्यापी नियमों की, औपचारिकता यांत्रिकता की। जैसा कि हमने F.W. टेलर और मैक्स वेबर में देखा। टेलर अमेरिकन थे, मैक्स वेबर और एक अलग कंट्री जर्मनी के। लेकिन ये हम समानता देख रहे हैं थीसिस ग्रुप में। देखिए अभी हमें इन सबको हमने थीसिस ग्रुप में ही रखा है, टेलर, वेबर, फ्योल, गुलिक। तो ये भी सर्वव्यापी नियमों की बात करते हैं।
तथ्यों पर, औपचारिकता पर जोर देते हैं, मतलब ये सब भी क्लोज सिस्टम या बंद प्रणाली के समर्थक विद्वान हैं। तो बंद प्रणाली वाली जो 12 विशेषताएं हैं वो सब भी हमें इस क्लासिकल थ्योरी में देखने को मिलेंगी, या इन विद्वानों का जो कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें हमें मिलेंगी वो सारी विशेषताएं। और प्लस प्लस एक बात और मैंने चर्चा पीछे की थी आपसे, हम इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के नियम, पथ सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, कई सारे ऐसे नियम हैं संगठन और प्रशासन से जुड़े हुए, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह। वो जितने संगठन के नियम हैं वो सब इन्हीं तीनों विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। फ्योल, गुलिक, उर्विक के द्वारा ही संगठन के सर्वव्यापी नियम, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें हम अलग से भी बात करेंगे। जहां का जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो नियम अलग से पढ़ेंगे डिटेल। तो इन विद्वानों ने वो सर्वव्यापी नियम प्रतिपादित किए हैं। नियम है तो हमने कहा वो बंद प्रणाली अपने आप हो जाएगी, औपचारिकता यांत्रिकता अपने आप हो जाएगी, और ये नियम आए हैं या ये विद्वान आए हैं लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण में, तो ये तीनों बातें एक दूसरे से आपस में जुड़ जाएंगी। बल्कि 4 बातें, एक आदर्श संगठन सिद्धांत, दूसरा विकास का द्वितीय चरण, तीसरा बंद प्रणाली, और चौथा संगठन के नियम। तो हमने बताया था आपको आगे कि क्लासिकल थ्योरी का विस्तार है संगठन के नियम जो हम पढ़ते हैं आगे। तो यहां हम संक्षेप में बात करेंगे कि फ्योल ने 14 नियम प्रतिपादित किए, गुलिक ने 10 नियम, उर्विक ने 8 नियम। बस संक्षेप में हम 2 लाइन में यहां पढ़ के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर आगे हमें यहां जाके वो डिटेल पढ़ने हैं नियम जो इन लोगों ने प्रतिपादित किया। तो एक तरह से इसी आदर्श संगठन सिद्धांत का विस्तार हम पढ़ेंगे संगठन के नियम में। कई सारे नियम, वो हमने कहा जहां का जैसा सिलेबस है, जितने नियम जहां हमें पढ़ने उस हिसाब से। तो ये आदर्श संगठन सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी से जुड़ी हुई शुरुआती लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक एक करके इन विद्वानों का योगदान देखेंगे हम। याद रखना है दूसरी बात कि इन विद्वानों का योगदान फैक्चुअल ज़्यादा है। यहाँ हमारा काम कम और आपका काम ज़्यादा है। हमारा काम कम मतलब कि समझना इसमें कम है, और आपका काम ज़्यादा मतलब कि इसमें रटना ज़्यादा है। टेलर वेबर में एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम समझ रहे थे, या आगे भी एल्टन मेयो वगैरह पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होगा जहाँ समझ की ज़रूरत हो। लेकिन जो ये थ्योरी या ये जो थिंकर्स हैं, इनका योगदान संख्यात्मक या कहें कि मात्रात्मक ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है उसमें, समझना कम और रटना ज़्यादा है। तो हमारी भूमिका इस थ्योरी में कम है, आप लोगों की भूमिका ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले हेनरी फ्योल का योगदान। हेनरी फ्योल आप देख रहे हैं फ्रांसीसी हैं। 1916 में इनकी पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम चाहे तो आप लिख लें, वो यहाँ छूट गया है। 1916 में पुस्तक आई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस पुस्तक में हेनरी फ्योल ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। 1916 में यह पुस्तक आई थी फ्रेंच लैंग्वेज में।
बाद में 1929 के आसपास उसका इंग्लिश एडिशन पब्लिश हुआ था। इसी पुस्तक से हमें फ्यूल के विचारों की जानकारी मिलती है। 4-5 पॉइंट के अंतर्गत हम फ्यूल के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला है आपके सामने स्क्रीन पे कि फ्यूल ने लोक प्रशासन का क्षेत्र या कहें कि औद्योगिक उपक्रमों की क्रियाओं का 6 भागों में विभाजन किया है। फ्यूल का कहना है कि किसी इंडस्ट्री में 6 तरह के काम या एक्टिविटी संपादित होती हैं। कौन सी 6? वो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तकनीकी, टेक्निकल गतिविधियां, वाणिज्यिक कमर्शियल एक्टिविटीज, वित्तीय फिनेंशियल एक्टिविटीज, सुरक्षा या सेफ्टी मेजर्स, लेखांकन या अकाउंटिंग एक्टिविटीज और प्रबंधकीय या मैनेजेरियल एक्टिविटीज। फ्यूल के अनुसार किसी भी बड़ी एक अगर हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें ये 6 तरह के काम संपन्न होते हैं। मैनेजेरियल काम तो वो तो होना ही है, टॉप लेवल पे बैठे लोग क्या करवाना है, किससे करवाना है, कैसे करवाना है, तो वो करवाने के लिए काम करने की कुछ टेक्निक्स या तरीके हैं तो तकनीकी गतिविधियां। पैसा चाहिए है, कितना आय हो रही, कितना व्यय हो रहा है, उनके अकाउंट्स तैयार करने हैं तो अकाउंटिंग एक्टिविटीज। वित्तीय गतिविधियां जो कि आय व्यय है और फिर उनका अकाउंट बनाना तो अकाउंट्स। कंपनी की सुरक्षा, कंपनी में कार्यरत लोगों की सुरक्षा तो वो, और प्लस फिर जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका सेल परचेज मतलब वाणिज्य, व्यापार। तो फ्यूल के अनुसार एक इंडस्ट्री में ये 6 प्रमुख कार्य या गतिविधियां संपन्न होती हैं। फ्यूल का कहना है कि अगर हमें उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन को कार्य कुशल बनाना है तो इन 6 में से सबसे ज्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा मैनेजेरियल एक्टिविटीज या प्रबंधकीय गतिविधियों के ऊपर। हम प्रबंधकीय गतिविधियों की स्टडी करें, उन्हें कार्य कुशल बना दें तो हम ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंडस्ट्री की कार्य कुशलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कुल 6 गतिविधियां हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें प्रबंधकीय गतिविधियां हैं। इनके माध्यम से संगठन को कार्यकुशल बनाना संभव है। तो सारा फोकस हमें प्रबंधकीय गतिविधियों की ही स्टडी या रिसर्च के ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए आप, टेलर ने तकनीकी गतिविधियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जबकि फ्यूल ने प्रबंधकीय गतिविधियों को सबसे महत्वपूर्ण माना। आगे हम कंपेयर करेंगे एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल को, लेकिन कुछ चीजें यहीं आप देख सकते हैं। टेलर इंजीनियर थे और फ्यूल मैनेजर। शुरुआत में टेलर लेबर थे, बाद में इंजीनियर बने। फ्यूल शुरुआत में कुछ समय इंजीनियर रहे, बाद में मैनेजर बने। वो लंबे समय तक मैनेजर रहे, टेलर लंबे समय तक इंजीनियर रहे। सो टेलर ने इंजीनियरी गतिविधियों मतलब टेक्निकल एक्टिविटीज को ज्यादा महत्व दिया, और फ्यूल मैनेजर लंबे समय तक तो उन्होंने मैनेजेरियल एक्टिविटीज को ज्यादा महत्व दिया। टेलर लेबर थे तो उन्होंने लोअर लेवल की स्टडी या शॉप लेवल जिसे कह रहे थे हम लोग, श्रमिक स्तर, उसकी स्टडी करी। और फ्यूल मैनेजर थे तो इन्होंने टॉप लेवल की स्टडी करी। टेलर में हमने देखा कि उनका ज्यादातर अध्ययन संगठन के निम्न स्तर या श्रमिक स्तर का अध्ययन, और कारण कि खुद वो श्रमिक या लेबर रहे। और यहाँ फ्यूल में हम देखेंगे कि फ्यूल की टोटल स्टडी संगठन के टॉप लेवल की या मैनेजेरियल लेवल की है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर थे।
तो मानव स्वभाव है, जिसने जो काम किया है, जिसको जिस चीज का अनुभव है, उसी के बारे में तो बताएगा, बात करेगा। और दूसरी बात देखेंगे, दुनिया में हर आदमी को अपना काम लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, बस उसी की वजह से दुनिया चल रही है। बाकी सब तो यूं ही बैठ के टाइम पास करते हैं, गप्प मारते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, वो किसान हो, वो दुकानदार हो, वो कोई भी जो जो जिस काम को करता है उसे लगता है बस उसी की वजह से तो चल रही पूरी दुनिया, सबसे महत्वपूर्ण काम उसी का है। तो जो इंजीनियर है उसे लग रहा है कि बस उसी की वजह से सब कुछ है, और जो मैनेजर है तो उसके लिए उसी की वजह से, तो उसी की पूरी स्टडी हुई है, उसी के महत्व पे बल दिया गया। तो पहला योगदान की 6 गतिविधियां प्रबंध की, ये सबसे महत्वपूर्ण, उनको कार्यकुशल बना के पूरे संगठन की कार्यकुशलता संभव है। तो अब आगे की स्टडी उसी पे हुई है, प्रबंधकीय गतिविधियां। दूसरा पॉइंट वहीं से जुड़ा हुआ है। प्रबंधक को हमें कार्यकुशल बनाना है, कैसे? तो फ्यूल कहते हैं एक अच्छे प्रबंधक में 6 गुणों का होना जरूरी है। तो दूसरा योगदान है कि उन्होंने प्रबंधक के 6 गुण बताए हैं। अगर प्रबंधक में ये 6 गुण होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, तो हम प्रबंधकीय गतिविधियों की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। 6 गुण कौन से? तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। मतलब सबका आप समझ सकते हैं, फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, मेंटली मैच्योर होना जरूरी है, भाई एथिकल हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, जनरल नॉलेज हो, अपने काम से जुड़ी हुई विशेषज्ञता हो, और प्लस एक्सपीरियंस। तो मतलब आप जान रहे हैं इन चीजों के। तो फ्योल के अनुसार अगर एक नेता, एक प्रबंधक में ये 6 गुण होंगे तो हम उसे कार्यकुशल बना पाएंगे। कार्यकुशल बनाना जरूरी है, तभी संगठन कार्यकुशल होगा। तो दूसरा योगदान। अब इन गुणों के विकास के लिए देखिए, तीसरा पॉइंट, जुड़े हैं सब एक दूसरे से। उन गुणों के विकास के लिए ट्रेनिंग, प्रबंधकीय प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल। ये हो सकता कि बाई बर्थ भी व्यक्ति में ये गुण हो, लेकिन नहीं है, कम है, तो फिर हम ट्रेनिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति में इन गुणों का विकास कर सकते हैं। तो फ्यूल ट्रेनिंग की, प्रबंधकीय प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। फ्यूल का कहना है कि इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, जहां हम मैनेजर्स के ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, ताकि उनमें इन जरूरी गुणों का विकास किया जा सके। फ्योल कहते हैं हम स्कूलों, कॉलेजों में भी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि उसी दौर से हम लोगों में इन आवश्यक गुणों का विकास कर सकें, अच्छे मैनेजर तैयार किए जा सकें। फ्योल को पहला विद्वान माना गया है जिन्होंने संगठन में व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण, सिस्टेमेटिक ट्रेनिंग पर बल दिया है। तो एक ये योगदान है फ्योल का। अगला देखिए, चौथा योगदान। फ्योल ने संगठन के नियम या सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है फ्योल ने। वो 14 सिद्धांत कौन से हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। क्या कह रही हैं? बैक वाला स्लाइड दिखा दीजिए जो। हम्म। हम्म। फ्योल ने
प्रबंध संगठन के 14 सिद्धांत दिए, 14 प्रिंसिपल। स्क्रीन पे उन 14 प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसा हमने बताया, इन्हीं में से कई सारे प्रिंसिपल हम डिटेल पढ़ते हैं, जहाँ जैसा सिलेबस है, जिसकी जितनी ज़रूरत है। करीब 9-10 प्रिंसिपल्स हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिटेल पढ़ते हैं। फ्योल ने ये 14 नियम प्रतिपादित किए और दावा किया कि उनके ये नियम सर्वव्यापी हैं या यूनिवर्सल हैं। हर जगह ये नियम समान रूप से लागू होते हैं। बंद प्रणाली की अप्रोच या नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच भी आप यहीं देख सकते हैं। फ्योल फ्रांसीसी विद्वान हैं, 14 प्रिंसिपल दे रहे हैं और वो तो पहले ही कह दे रहे हैं कि उनके प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन आपको करने की जरूरत नहीं है देश काल परिस्थिति के अनुसार, मतलब बंद। और नियम है सो औपचारिक, और अगर बंद औपचारिक या आंतरिक तो बाकी सब आप जानते हो कि बाकी सब तो फिर जुड़ा ही है एक दूसरे से। वो कोई भी एक होगा तो दूसरा होना ही होना है। तो देखिए वो 14 नियम। पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन, मतलब आप जान रहे हैं कई लोगों, व्यक्तियों, संस्थाओं में काम बांट दिए जाएं तो विशेषज्ञता मिल जाएगी। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। मैक्स वेबर में हमने बात की, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी व्यक्ति को जो काम सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने ना करने की जिम्मेदारी, इसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन, मतलब जो नियम कायदे कानून है उनको आप ईमानदारी से पालन करें। तो तीसरा। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, किसी अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश मिले ताकि किसी तरह की दुविधा या असमंजस की स्थिति ना हो, तो यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि बॉस भी एक ही हो और प्लस बॉस जो डायरेक्शन दे उनमें भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभास नहीं हो। एक ही बॉस, अगर हम आपके बॉस हैं तो एक ही, और हम भी एक ही जैसी बातें करें आपसे, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं। आज कहें कि नहीं आप तो पॉइंट पॉइंट में आंसर लिखना, और कल कहें कि नहीं पैराग्राफ में आंसर लिखना। तो जो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उनमें कहीं कंट्रडिक्टरी बातें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपके सामने दुविधा या असमंजस हो जाएगी कि अरे एक दिन तो आप ऐसा कह रहे थे, दूसरे दिन आप ही ऐसा कह रहे हो, हम आपकी कौन सी बात माने और नहीं माने। तो उस तरह से दुविधाएं हो जाएंगी, तो विरोधाभासी डायरेक्शन नहीं दिए जाए। एक बार कहें कि उत्तर चलो, दूसरी बार कहें कि दक्षिण चलो, तो अब तो फिर आप क्या करोगे। तो बॉस एक हो और उसके द्वारा कही गई बातों में भी एक रूपता हो, अलग अलग टाइप के डायरेक्शन या विरोधाभास ना हो। सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की अधीनस्था, तो आप जान रहे हैं कि भाई संगठन का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय अपने इंडिविजुअल हित के। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, तो भाई संगठन पहले है, व्यक्ति बाद में। अपने निजी स्वार्थ को परे रखना है, संगठन के हित के लिए काम करना है। कार्मिकों को पारिश्रमिक, रीम्यूनरेशन टू स्टाफ, भाई काम करेंगे तो बदले में सैलरी देनी पड़ेगी। फिर नकद वेतन, देखिए आर्थिक प्राणी, काम के बदले पारिश्रमिक, तो आर्थिक प्राणी आ गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी सत्ता को हम संगठन के टॉप लेवल या शीर्ष पे ही केंद्रित कर दें। सारी सत्ता मोदी और शाह के पास या जो भी, तो भाई टॉप लेवल पे जब सारी सत्ता हो, सेंट्रलाइजेशन। और जब विभिन्न स्तरों पे सत्ता बटी होती है तो उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। अगला स्केलर श्रृंखला, या दूसरे शब्दों में कहते हैं हायरार्की, पथ सोपान। स्केलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण। जिला पुलिस में एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो कई स्तरों में बांटते संगठन को, तो वो स्केलर श्रृंखला इन्होंने नाम दिया है।
या पद सोपान हायरार्की। अगला देखिए ऑर्डर पदस्थापन या प्लेसमेंट, सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाइए। देखिए किस व्यक्ति में किस काम की योग्यताएं क्षमताएं हैं, किसकी ट्रेनिंग है, उसी ऑर्डर उसी सही क्रम में उनको आप स्थापित कीजिए। अगला है समता, तो फिर आप जान रहे हैं कि सबके साथ समानता, समान कार्य है तो समान वेतन हो, भेदभाव नहीं किया जाए, निष्पक्षता हो, कोई पार्शियल बिहेव नहीं करें। अदरवाइज भाई कई लोगों में हीन भावना आ जाएगी जिनके साथ आप कम व्यवहार करेंगे, कम सैलरी देंगे, कम सुविधा देंगे। तो कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व, तो हमें कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ स्टाफ। ऐसा नहीं कि हर साल 6 महीने में आप नौकरी से निकाल दो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, तो भाई कैसे, सबको अपने फ्यूचर का टेंशन रहेगा, वो मन लगा के काम ही नहीं कर पाएगा। जब तक आपका काम सीखेगा, थोड़ा उस काम के प्रति उसमें डेडिकेशन आएगा, तब तक पता लगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों के देश में कितनी बड़ी समस्या है प्रशासन में, पुलिस प्रशासन वगैरह। आज ही न्यूज़पेपर में डेटा दिया है एनसीआरबी का, कि नहीं एनसीआरबी नहीं, पुलिस ब्यूरो का डेटा दिया है कि पिछले एक साल में 2019-20 में करीब 20,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ 2 साल के पहले। तो हम लोग के देश में तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि मिनिमम 2 साल का टेन्योर तो हम करते ही नहीं है पूरा। 6 महीना, साल, जो मर्जी जब मर्जी पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कार्यकुशलता घटती है उससे। प्लस देखिए इनिशिएटिव, तो पहल लेने की, पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए आपको इनिशिएट करना होगा, अपने विवेक अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, डिसीजन लेने होंगे। हमेशा आप दूसरे के ऑर्डर के लिए, आदेश के लिए इंतजार करके नहीं बैठ सकते। और लास्ट एस्पिरिट डी कोप्स, सौहार्द एवं सहयोग की भावना, दूसरे शब्दों में कहें तो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल। फ्योल का कहना था कि अगर हम किसी संगठन में इन 14 नियमों को लागू कर दें तो संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना संभव है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यही जो इन्होंने संगठन के 14 नियम दिए और इनके सर्वव्यापी होने का दावा किया। कई नियम इसमें, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कि जरूरत के अकॉर्डिंग डिटेल पढ़े जाएंगे। और अगला योगदान देखें फ्योल का। फ्योल का अगला योगदान है प्रबंध के तत्व या प्रबंध के कार्य। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 तत्व या 5 कार्य बताए हैं, जिन्हें संक्षेप में पॉकॉक कहा जाता है। 5 तत्व या 5 कार्य पॉकॉक अंग्रेजी के 5 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिला के बना है पॉकॉक। पहला देख रहे आप योजना, प्लानिंग। दूसरा है आयोजना, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा आदेश, कमांडिंग। चौथा समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। और 5वां नियंत्रण, कंट्रोलिंग। पॉकॉक, पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, सी कमांडिंग, सीओ कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट सी कंट्रोलिंग। संक्षेप में पॉकॉक। तो प्रबंधक के ये 5 प्रमुख कार्य हैं अकॉर्डिंग टू फ्योल। प्लानिंग या योजना बनाना, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, उसका निर्धारण करना। काम करने के पहले हमारे पास काम कैसे किया जाएगा उसकी एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति होनी चाहिए। आपको सिविल सेवा परीक्षा देनी है तो आपके पास भी एक रणनीति, स्ट्रेटजी की अगले 6 महीने या अगले 1 साल आप कैसे तैयारी करेंगे, कब क्या पढ़ेंगे। बिना प्लान के काम करें तो समय भी वेस्ट होता है और संसाधन भी वेस्ट होते हैं। तो पहले से एक रूपरेखा, एक
खाका तैयार होना जरूरी है कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। एक संगठन की जरूरत है प्रशासन में, दो या अधिक व्यक्ति जब उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन, आयोजना। इंग्लिश वर्ड यहां देखिए आप, ऑर्गेनाइजिंग मतलब दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं संगठन। तो इंग्लिश वर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी ट्रांसलेशन आयोजना कर दिया जाता है। अब योजना और आयोजना हम पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी वर्ड ध्यान रखें, ऑर्गेनाइजिंग। हिंदी में हम उसे संगठन बनाना भी कहते हैं, या आयोजना भी ट्रांसलेशन किया गया है। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना। संरचना, तकनीक, व्यक्ति। तीसरा है आदेश, कमांडिंग। हर उच्च अधिकारी अधीनस्थ को आदेश देगा, बताएगा क्या करो कैसे करो, अधीनस्थ उसके आदेशों का पालन करेगा। अधीनस्थ कम योग्य है, कम अनुभवी है, कम जानकार है, तो सीनियर के आदेशों की जरूरत है उसे। चौथा वही समन्वय, आपस में तालमेल, लड़ाई झगड़ा नहीं हो तभी उद्देश्य पूरे होंगे। और प्लस कंट्रोलिंग, उच्च अधिकारी जब आदेश देगा तो ये भी सुनिश्चित करेगा कि अधीनस्थ समय पर सही तरीके से उन आदेशों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करे। तो कंट्रोलिंग। तो देखिए अब आप, प्रबंधकीय गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण, तो टोटल स्टडी उसी की। प्रबंधक के 6 गुण, प्रबंधक में उन गुणों के विकास के लिए प्रशिक्षण, संगठन के 14 नियम और प्रबंधक के 5 काम। और अब यहां देखिए आप, मैंने शुरू में कहा कि यहां चीजें फैक्चुअल ज्यादा है, आपको रटना ज्यादा है। तो देखिए आप एक बार फिर से, औद्योगिक उपक्रमों की 6 क्रियाएं, वो कौन 6 तो आपको याद करना है। फिर विभिन्न गुण, तो प्रबंधक के 6 गुण, तो 6 और 6 12। संगठन के 14 नियम, 12 14 26। और प्रबंधक के 5 काम, 26 5 31। तो अब आपको हेनरी फ्योल के योगदान में 31 पॉइंट याद करने हैं। यही है फ्योल का योगदान। ना टेलर में हमने ऐसा कहा आपको, ना बेवर में हमने ऐसा कहा आपको, और ना फ्योल गुलिक के बाद में ऐसा कहेंगे कभी आप। लेकिन यहां आपके सामने कि 31 बातें रट लीजिए तो फ्योल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। औद्योगिक उपक्रमों की 6 क्रियाएं, प्रबंधक के 6 गुण, संगठन के 14 नियम और प्रबंधक के 5 कार्य, कुल 31 बातें आपको, 31 पॉइंट आपको रटने हैं। तो ये हेनरी फ्योल का योगदान है। लूथर गुलिक का भी इसी तरह से है। लूथर गुलिक में भी बिल्कुल वही स्थिति है। लूथर गुलिक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समय देख रहे हैं आप, 1892 से 1993। गुलिक और जो अगले लास्ट विद्वान हैं ओरविक, इन दोनों ने मिलके एक पेपर लिखा था, पेपर पब्लिश हुआ था इनका 1937 में। उस पेपर का नाम था प्रशासन के विज्ञान पर लेख, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के विज्ञान पर लेख, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये गुलिक और ओरविक ने मिलकर लिखा था। उसी पेपर से हमें इनके विचार पता लगते हैं।
है बिल्कुल वही, टोटल फैक्चुअल। बल्कि कहा जाए इन लोगों ने जो हेनरी फ्योल का योगदान है उसी में प्लस माइनस किया है, उसी को रिवाइज किया है। 1929 में फ्योल की पुस्तक आई थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक तरह से फ्योल ने जो उसमें विचार दिए उन्हीं की स्टडी की इन्होंने, उसी में कुछ रिवाइज किया, संशोधन किया और अपने विचारों का प्रतिपादन किया। तो देखिए आप, फ्योल ने संगठन के 14 नियम प्रतिपादित किए, गुलिक ने उसकी जगह 10 नियमों का प्रतिपादन किया। लगभग वही नियम, किसी दो को मिला दिया, कोई एक आधे ने नहीं उतना उपयोगी लगा तो छोड़ दिया, अलग से फिर हमने वो 10 नहीं किए क्योंकि वो जरूरत नहीं है। वही जो 14 थे उन्हीं को थोड़ा सा प्लस माइनस करके इन्होंने 10 कर दिया। आपकी इच्छा है तो जो भी थिंकर वाली किताब है आपके पास, स्वयं कटारिया वगैरह, तो आप देख सकते हैं उसमें। दूसरा, हेनरी फ्योल ने प्रबंधक के 5 कार्य बताए, पॉककॉक। इन्होंने 7 कार्य बता दिए, पोस्टकॉर्प। तो पॉककॉक की जगह पोस्टकॉर्प आ गया, 14 की जगह 10 नियम आ गए, पॉककॉक की जगह पोस्टकॉर्प आ गया। पोस्टकॉर्प में अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर, पी है प्लानिंग या योजना, वही सेम। ओ है ऑर्गेनाइजिंग या आयोजना, सेम। एक नया है एस, स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना। डी डायरेक्टिंग, नया है निर्देशन देना। सीओ वही है कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना। आर नया है रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन मंगाना। और बी नया है बजटिंग या बजट बनाना। तो फ्योल ने प्रबंधक के 5 कार्यों की चर्चा की, लूथर गुलिक ने 7 कार्य बता दिए, और बाद में 1971 में इसमें एक और जोड़ा इन्होंने, ई एवेल्युएटिंग या मूल्यांकन करना। तो 7 तो बताए थे उस समय 37 में, बाद में फिर एक और जोड़ा 71 में, ई एवेल्युएटिंग या मूल्यांकन करना। तो 8 कार्य बता दिए इन्होंने प्रबंधक के। और तीसरा देख रहे हैं इन्होंने, संगठन की स्थापना के आधार बताए। गुलिक का कहना है किसी संगठन की कार्यकुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने उसकी स्थापना किस बेस पे की है। तो इन्होंने 4 आधार बताए हैं, व्यक्ति, उद्देश्य, प्रक्रिया एवं स्थान। इन चारों को हम संयुक्त रूप से 4P की संज्ञा देते हैं। 4P, कल देखे 4F की बात कर रहे थे, उसके पहले 3E की बात कर रहे थे। तो यहां लोक प्रशासन में इस तरह के कॉन्सेप्ट खूब है। अब ये 4P, 4P, पहला P पर्पस, या उद्देश्य। दूसरा P प्रोसेस या प्रक्रिया। तीसरा P पर्सन या व्यक्ति। और चौथा P प्लेस या स्थान।
देखिए 4P हो गया। वही लिखे हैं चारों, व्यक्ति, उद्देश्य, प्रक्रिया एवं स्थान। 4P, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। गुलिक का कहना था कि इन चार आधारों पर हम किसी संगठन, किसी सेवा विभाग की स्थापना कर सकते हैं और इनके ऊपर भी काफी हद तक संगठन की कार्यकुशलता निर्भर होती है। जैसे हमने रेल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालयों की स्थापना की है, ये पर्पस के आधार पे कि उद्देश्य क्या होगा इनका। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है, नेशनल वीमेन कमीशन या माइनॉरिटी कमीशन, तो ये व्यक्ति के आधार पे, नाम से ही पता लग रहा कि किसके लिए बने हैं ये, तो व्यक्ति। हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद या और जितनी भी रीजनल काउंसिल्स हैं, साउथ या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो क्षेत्र के स्थान पे बनाई हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल मतलब किस एरिया के लिए, तो स्थान। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, ये जो इस तरह की सर्विस हमने बनाई हैं, ये प्रोसेस या प्रक्रिया के आधार पे बनाई हैं। यहाँ प्रक्रिया वर्ड है हिंदी में, इंग्लिश में प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस की जो उन्होंने व्याख्या की है वो है योग्यता, समान योग्यता। अब वैसे योग्यता को हम एलिजिबिलिटी कहते हैं, लेकिन उन्हें पी चाहिए था, चूंकि 4P बनाना था तो पी से चाहिए था उन्हें, तो इसलिए वो प्रोसेस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, लेकिन जो व्याख्या की वो की सेम एलिजिबिलिटी या समान योग्यता के संदर्भ में। तो इंजीनियरिंग सर्विस या मेडिकल सर्विस, तो एक पर्टिकुलर योग्यता के लोग ही उन सेवाओं में जाने के पात्र। तो गुलिक का कहना था इन चार आधारों पर किसी संगठन की स्थापना की जा सकती है। हमें संगठन बनाते समय ही ये देखना चाहिए कि किस बेस को हमें चूज करना है। सबके फायदे, सबके नुकसान हैं, वो अलग से हम पढ़ते हैं। तो ये लूथर गुलिक का योगदान। फिर देखिए आप 10 सिद्धांत, पोस्टकॉर में 7, सो 17 और 4P में 4, तो 21। तो अब इसमें आप 21 पॉइंट रट लीजिए। तो फ्योल में थे 31, 31, यहां हो गए 21, तो 31 और 21 52। तो अब 52 पॉइंट रटने हैं आपको, तो फ्योल और गुलिक का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मेन चीज देखिए आप वही कि सर्वव्यापी नियम, ऑरवेक भी उसी तरह से। ऑरवेक ने अब 14 और 10 की जगह 8 सिद्धांत दे दिए, इन्होंने 8 सिद्धांत दिए। ब्रिटिश बिजनेस पर्सन, लीडर या नेतृत्व के बारे में बात की, वही टॉप लेवल पे बैठे लोग, वो मैनेजर कह रहे हैं, ये लीडर कह रहे हैं, बात वही। 4 कार्य बताए। अब देखिए वो 5 बता रहे पॉककॉक, फ्योल, गुलिक 7 बता रहे पोस्टकॉर्व, और ये 4। प्रतिनिधित्व करना रिप्रेजेंटेशन, पहल इनिशिएट, उद्यम का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, और व्याख्या करना डिस्कशन, कि क्या उद्देश्य है, लोगों को समझाना बताना। इनके अकॉर्डिंग ये 4 काम। और गुण, तो फ्यूल 6 गुण बता रहे, और ये देख लिए इन्होंने कितने गुण बताए हैं, तो एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरा है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी तीसरा है, जीवन शक्ति चौथा है, सामान्य बुद्धि पांचवा, योग्यता और छठा न्यायपूर्ण निर्णय। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी हो, एलिजिबिलिटीज भी हो ताकि बेहतर ढंग से काम कर पाए, इनिशिएट करने की क्षमता हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जनरल नॉलेज हो,
जीवन शक्ति मतलब कि लाइव होके काम करना, एक जोश, एक उत्साह, उसे कहते हैं जीवन शक्ति। मतलब ऐसा नहीं कि डेड मरे हुए से बेमन के काम कर रहे, तो वो नहीं, जोश एनर्जी के साथ काम करना, तो जीवन शक्ति। तो 6 गुण हो गए, 1 2 3 4 5 6। फ्योल ने भी 6 बताए। तो देख लीजिए, 8 सिद्धांत, 4 कार्य 112, 6 गुण 118। तो 18 प्लस 21 प्लस 31, 18 और वेक 21 गुलिक 31 फ्यूल। अब टोटल देख लीजिए आप, 70 हो गए अभी तक। अब रटिए बैठ के। तो अब इसीलिए हमने शुरू में बताया कि हमारा काम कम है यहाँ, आपका काम ज्यादा है, यहाँ बस गिनती गिनना है। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। टेलर बेवर में ये सब नहीं था, समझ थी, एक कॉन्सेप्ट था, आगे भी वही होगा, यहाँ बस ये। और 2 विद्वान हुए हैं मूने रेले, वो भी इसी सिद्धांत से जुड़े हैं, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं संगठन के, वही 14 10 8, इन्होंने 4 दिए। कोऑर्डिनेशन या समन्वय, पथ सोपान हायरार्की, श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ वर्क, और लाइन एंड स्टाफ या सूत्र व स्टाफ, तो इन्होंने 4 बता दिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है आदर्श संगठन सिद्धांत से जुड़े विद्वानों का। फिर आए वहीं जो हर थ्योरी में हम करते हैं, इसमें वो भी नहीं करना हमें, क्योंकि अब तक वो सब चीजें हम जान समझ गए हैं, और या कुछ आगे की चीजें। तो विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्लासिकल थ्योरी या आदर्श संगठन सिद्धांत के। समीक्षा करें तो सकारात्मक पक्ष क्या हैं, नकारात्मक पक्ष क्या हैं, और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता क्या है। स्लाइड खाली है इसीलिए कि या हम पहले से जानते हैं चीजें, और या कुछ चीजें आगे जानेंगे, यहां नहीं जानना है। जैसे विशेषताएं जान रहे हैं हम, जो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया 3 पॉइंट वही है कि एक तो सेकेंड फेज या लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, वो हमें ध्यान रखना है यहां। दूसरा क्लोज सिस्टम या बंद प्रणाली, और तीसरा हम देख रहे हैं अब कि इन सारे विद्वानों ने प्रशासन के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सर्वव्यापी नियम दिए हैं, तो तीसरा वो। तो 3 चीजें ये, और चौथा तो जो थ्योरी पढ़ी रहे, तो बस इन 4 चीजों को आपस में मिला दें, या मिली हुई है ही। फ्योल गुलिक, चाहे हमने कहा हम कह दें क्लासिकल थ्योरी आदर्श संगठन, और चाहे हम कह दें विकास का द्वितीय चरण, मतलब एक ही है। द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही यही है कि इस चरण में जो विद्वान आए, यही फ्योल गुलिक, इन्होंने प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का प्रतिपादन किया। कैसे, अब वो हम देख रहे हैं। दूसरी विशेषता वही है कि सर्वव्यापी नियम आए, मतलब इनका दृष्टिकोण पूरी तरह से औपचारिक और यांत्रिक रहा, हम जानते हैं कैसे। तीसरी विशेषता कि चूंकि इन्होंने नियमों के सर्वव्यापी होने का पहले ही दावा कर दिया, मतलब अब उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। बंद प्रणाली से फिर वहां पहुंच गए अब हम। और चूंकि सर्वव्यापी नियम आए, तथ्यों नियमों पर जोर दिया, तो इनके प्रयासों की वजह से हम प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दिला सके।
किसी भी विषय के विज्ञान होने की ये जरूरी शर्तें हैं कि उस विषय में सर्वव्यापी नियम हो, वो विषय भावना और मूल्यों से दूर हो। इन विद्वानों ने वो सब किया, तो इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दिलाई जा सकी। और चूंकि इन लोगों ने दावा किया कि इनके नियम सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी इस रूप में भी कि वो ब्रिटेन में भी लागू हैं, अमेरिका में भी, और सर्वव्यापी इस रूप में भी कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू हैं और प्राइवेट में भी। हायरार्की हो, कोऑर्डिनेशन हो, वो पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी। और अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, तो आप देख ही रहे, हम 4 विद्वानों की बात कर रहे हैं, 4 अलग अलग कंट्री की, एक फ्रांस का है, एक अमेरिका का है, एक ब्रिटेन का है, नियम वही सब हैं। तो ये 3-4 कंट्री के तो विद्वान हैं ही हमारे सामने, तो वो कह रहे हैं कि उनके नियम तो सर्वव्यापी है। वो फ्रांस में भी हैं, वो ब्रिटेन में भी हैं, वो अमेरिका में भी है। डेवलपिंग कंट्री चूंकि थी नहीं उस समय, तो उनकी स्टडी हुई नहीं। तो अब सारी विशेषताएं हम देख रहे हैं। बंद प्रणाली वाली फिर 12 विशेषताएं हम जानते हैं, और बाकी जो नियम है, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह, ये अलग से भी जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं। सो फिर संगठन के नियम भी, तो ये विशेषताएं हो गई। अब फिर हम देखते हैं कि उन्हीं विशेषताओं की हम चीरफाड़ करते हैं, तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष मिलते हैं। अभी कल ही हम पढ़ के आए, लगभग वही बातें रिपीट हैं, इसलिए जानबूझ के फिर हमने ये ब्लैंक किया। भाई श्रम विभाजन बात कर रहे थे हम वेबर में, यहां देख रहे हैं आप फ्यूल में भी है श्रम विभाजन। आप उसका फायदा भी जानते हो, आप उसकी कमी भी जानते हो, तो बस अपने आप करना है। दूसरा पथ सोपान, देखिए कल ही बात करके आए हम वेबर में, हायरार्की, उसका फायदा भी देखा हमने, उसकी कमी भी देखी। यहां देख रहे हैं आप 14 और 10 नियमों में है हायरार्की, स्केलर सिस्टम। आपको फायदा भी पता है, आपको कमी भी पता है। तीसरा, निश्चित कार्य प्रक्रिया और निर्धारित नियम कानून, यहां भी देखे हैं भाई, सर्वव्यापी नियम वही निश्चित नियम कानून। फायदा भी पता है आपको, कमी भी पता है कि कार्य कुशलता होगी, निष्पक्षता होगी, समानता। तो देखिए सेम वही बातें रिपीट हो रही हैं, सो फिर अब उसको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कल हमने कहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। जहां श्रम विभाजन दिखे तो आंख बंद करके सकारात्मक विशेषीकरण, कमी आदेश की एकता का उल्लंघन। लेकिन हमने बताया कि अगर साथ में हायरार्की है तो फिर वो नहीं लिखना है, क्योंकि हायरार्की से वो मैनेज हो जाएगा। तो आपको सकारात्मक भी पता है, नकारात्मक भी। उसके अलावा आइए बंद प्रणाली, सो आप जानते ही हो कि बंद प्रणाली की जो बातें हैं वो ज्यादातर नकारात्मक हैं, सो वो सब हम कॉपी करते ही हैं नकारात्मक में। बंद है, कमी है, नॉन इकोलॉजिकल है, कमी है, एक पक्षीय है, कमी है, केवल औपचारिक है, कमी है, केवल यांत्रिक है, कमी है। तो वो भी हम जानते हैं। तो देखिए सब हो गया, विशेषताएं भी, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। और रही बात प्रासंगिकता, प्रासंगिकता में भी कुछ हमने पढ़ा है अब तक। कई नियमों की प्रासंगिकता हमने पढ़ी है। देखिए टेलर और वेबर, 2 थिंकर पढ़े, तो देखिए आप टेलर में सहयोग समन्वय हमने देखा, तो हमने बताया कि सहयोग समन्वय की प्रासंगिकता आज तो कितनी जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पल आप लें, चाहे वो सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, चाहे इंटर स्टेट के बीच में हो, या सरकार के 2 मंत्रालयों, 2 विभागों के बीच में हो, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के बीच में हो, तो आज भी प्रासंगिक है। दूसरा श्रम विभाजन, तो उसकी प्रासंगिकता हमने पढ़ी कि आज भी उतनी है। भाई आज तो और ज्यादा है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, और ज्यादा विशेषज्ञ चाहिए हमें। तीसरा देखिए आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर में ही पढ़ा हमने कि अगर हम श्रम विभाजन कर रहे हैं, विशेषज्ञता पे बल दे रहे हैं, तो आदेश की एकता का पालन करना संभव नहीं है।
चौथा, अभी कल वेबर में बात कर रहे थे, हायरार्की पद सोपान। हमने देखा कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने पद सोपान जैसे नियमों को एक सिरे से खारिज कर दिया, प्रासंगिकता कम हो गई। तो देखें, कई सारे नियमों की तो प्रासंगिकता भी टेलर वेबर में हम बात कर ही चुके हैं, कुछ की अभी आगे होगी चर्चा। तो प्रासंगिकता भी हो गई। तो ये तीसरी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी या आदर्श संगठन सिद्धांत, विशेषताएं पॉजिटिव, नेगेटिव और वर्तमान समय में प्रासंगिकता। कुछ नियमों की प्रासंगिकता बढ़ी है, जैसे समन्वय हो, विशेषज्ञता हो। कुछ कुछ नियमों की प्रासंगिकता कम हुई है, जैसे पथ सोपान हो, आदेश की एकता हो, लिखे दस्तावेज वगैरह सब। वो हमने देखा कि नेचर चेंज हो गया है कुछ का। तो ये चलिए, एक लास्ट टॉपिक है टेलर और फ्योल की कंपैरिजन। F.W. टेलर और हेनरी फ्योल, इन दोनों का कंपैरिजन। महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई सारी इनमें समानताएं हैं, कई सारे अंतर भी हैं, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। कई की ऑलरेडी फिर हमने अभी तक आपसे बात कर ली है। समानताएं देखिए स्क्रीन पे, कुछ समानताएं सिमिलरिटीज हैं टेलर और हेनरी फ्योल के बीच में, ज्यादातर हम जान रहे हैं। सबसे पहली बात कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, और दोनों क्या, वो तो सबका एक ही है उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या संगठनात्मक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता। तो ये तो सबके लिए एक है उद्देश्य। दूसरा देखिए, दोनों ने एक सिस्टेमैटिक स्टडी की बात की है, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ ऐसे जो सार्वभौमिक कहे जा सकते हैं। फ्योल 14 सिद्धांत या नियम दे रहे हैं, टेलर ने भी डीपीआरएस की बात की, सफलता के लिए पुरस्कार, असफलता के लिए दंड की बात की, वैज्ञानिक भर्ती वगैरह तो उन्होंने भी दिए हैं सिद्धांत। दोनों देखिए वैज्ञानिक चिंतन पर जोर दे रहे हैं। विज्ञान का मतलब हम जानते हैं विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान। दोनों को लंबा अनुभव है, ज्ञान है, उसके आधार पर उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन किए हैं, सो दोनों साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। कहीं वो आदर्शवादी कमरे में बैठ के बंद होने वाली बातें नहीं है। दोनों देखिए पब्लिक प्राइवेट को एक मान रहे हैं। टेलर की भी थ्योरी प्राइवेट कंपनीज में आई और फ्योल भी प्राइवेट कंपनी में ही इंजीनियर मैनेजर हैं। चूंकि नियम दे रहे हैं, यूनिवर्सल होने का दावा कर रहे हैं, वो नियम लोक में भी लागू, निजी में भी, तो मतलब लोक और निजी एक है। टेलर में भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी का सिद्धांत आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लागू हो रहा है, और फ्योल के साथ भी वही बात, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह दोनों जगह समान रूप से लागू। दोनों के अनुसार प्रबंध एक व्यवसाय है और उसके लिए हमें अर्जित प्रतिभा की जरूरत है। प्रतिभा जन्मजात भी हो सकती है और नहीं तो ट्रेनिंग के द्वारा हम विकास भी कर सकते हैं। टेलर ने भी बात की थी प्रशिक्षण की, और फ्योल भी बात कर रहे हैं प्रशिक्षण की, ताकि हम प्रतिभाओं का विकास कर सकें, जो प्रबंध है उसे बेहतर ढंग से चला सकें। दोनों देखिए प्लानिंग या नियोजन पर जोर दे रहे हैं। टेलर ने भी कहा काम को करने के पहले काम का एक सही तरीका हो, वैज्ञानिक विधियां पद्धतियां हो, तो वही प्लानिंग, निर्माण के लिए मानसिक योग्यता वगैरह, और
फ्यूल भी कर ही रहे हैं बात। पॉककॉक में पहला पी प्लानिंग ही है। दोनों के विचार देखिए आप, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। टेलर ने भी पूरी जिंदगी निकाल दी कंपनी में नौकरी करते हुए, और फ्यूल भी इंजीनियर मैनेजर। तो किताबें पढ़ के सिद्धांत देने वाला कोई नहीं है इसमें। दोनों ने जमीनी सच्चाइयों को देखा है, काम किया है, पसीना बहाया है, तब सिद्धांत दिए हैं। दोनों ने यह बताया है कि संगठन में क्या होना चाहिए ताकि हम संगठन को कार्यकुशल बना सकें। टेलर का कहना है मानसिक क्रांति होनी चाहिए। टेलर का कहना है फंक्शनल फॉर्मेनशिप होनी चाहिए। फ्योल का कहना है 14 नियम लागू होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और प्लस लास्ट किंतु सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि दोनों बंद हैं, दोनों औपचारिक हैं, दोनों यांत्रिक हैं, या ये वाली जो 12 विशेषताएं हैं वो अभी और आप चाहो तो लिख सकते हो। तो वो एक ही पॉइंट में हमने कर दिया, बंद वाली विशेषताएं वो दोनों में समान है। तो ये तो समानताएं हैं इनकी कुछ। देखिए यहां स्वयं फ्योल के शब्दों में, फ्योल ने 1925 में ब्रुसेल्स में एक इंटरनेशनल कांग्रेस हो रही थी, सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस। कहा उन्होंने उसमें भाषण देते हुए कि उनके योगदान और टेलर के योगदान एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। खुद फ्योल ने स्वीकार किया इस बात को। टेलर लोअर लेवल की स्टडी कर रहे, फ्योल टॉप लेवल की स्टडी कर रहे, दोनों को मिला दें तो देखिए ओवरऑल स्टडी हो जाएगी संगठन की। एक अमेरिकी परिवेश में सिद्धांत दे रहा है, दूसरा फ्रांसीसी परिवेश में सिद्धांत दे रहा है, तो हम इस लिहाज से भी मिला दें तो हमें दोनों का फायदा मिल जाएगा। तो ये तो समानताएं। असमानताएं देखिए, F.W. टेलर और हेनरी फ्योल में कुछ असमानताएं, डिससिमिलरिटीज भी हैं। कई सारी ऑलरेडी हम जान रहे हैं। फिर पहला देखिए, टेलर लोअर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, श्रमिक स्तर की, जबकि फ्योल उच्च स्तर की स्टडी कर रहे हैं, मैनेजेरियल लेवल की। टेलर खुद लेबर थे, इंजीनियर थे, तो कहा जाता है कि उनका दृष्टिकोण फॉरमैन का दृष्टिकोण है, और ये मैनेजर थे तो फ्योल, तो इनका दृष्टिकोण एक सर्वोच्च प्रशासक का दृष्टिकोण है। उसी को कुछ लोगों ने दूसरे शब्दों में कहा है, ये कुशलता विशेषज्ञ कहा है, और इनको प्रशासन विशेषज्ञ। कारण वही कि एक इंजीनियर है, दूसरा मैनेजर। तो तकनीकी कुशलता पे जोर दिया है, अगला पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। और ये मैनेजर हैं तो इन्होंने प्रशासन और प्रबंधन की स्टडी ज्यादा की है। उन्होंने
तकनीकों के कार्यकुशल होने पर ज़्यादा जोर दिया है। तो चौथा जुड़ा हुआ है, देखिए, तकनीक उन्मुख दृष्टिकोण टेलर और प्रबंधकीय कौशल से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण फ्योल। तो ध्यान रखना है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या थी। एक खुद इंजीनियर था और दूसरा खुद मैनेजर था। अगला, ये वैज्ञानिक पंथ के समर्थक कहे जाते हैं। अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग है। वैज्ञानिक पंथ के समर्थक कहे गए टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट नामी है, उसमें ज़्यादा वैज्ञानिक था अगर इनसे कंपेयर किया जाए। वैसे हमने कहा कि दोनों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक, लेकिन फिर अगर कंपेयर करें तो वो वैज्ञानिक पंथ ज़्यादा उनमें और इनमें व्यावहारिक पंथ ज़्यादा। आज भी वो संगठन के 14 नियम है, एक तरह से कहा जाए कि अनिवार्य हैं किसी भी संगठन की कार्यकुशलता की। बढ़े आगे। कुछ पॉइंट और हैं उसी में। टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन किया। कैसे हम जानते हैं? चीजें पढ़ चुके हैं, सब दोबारा रिवाइज करने का मतलब नहीं है, बस यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कंपेयर कर दिया गया है। और फ्योल के 14 नियमों में आप देखिए यूनिटी ऑफ कमांड को वो सपोर्ट कर रहे हैं। टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आदेश की एकता को खारिज किया था, आलोचना की थी। और फ्योल आदेश की एकता को लागू करने पर जोर दे रहे हैं संगठन की कार्यकुशलता के लिए। टेलर ने देखिए प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर भुगतान की थी। हर व्यक्ति के लिए निष्पादन मूल्यांकन पर फोकस था, मतलब व्यक्तिगत श्रम। और इन्होंने तो एस्पिरिट डी कोप्स पे फोकस ज्यादा किया है, मतलब सामूहिक प्रयास। टेलर हर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस अप्रेजल निष्पादन मूल्यांकन पर जोर दे रहे थे, और ये एस्पिरिट डी कोप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, सामूहिक प्रयासों पे। अगला पॉइंट तो बस ये है कि एक अमेरिका में थ्योरी दे रहा है और दूसरा फ्रांस में। तो टेलर है अमेरिकी पूंजीवादी औद्योगिक समाज, कैपिटलिस्ट मॉडल। फ्योल है फ्रांस, फ्रांसीसी सोसाइटी। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये उस समाज के हैं। वो कैपिटलिस्ट मॉडल वाले समाज के हैं। और लास्ट पॉइंट है, टेलर कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हैं वर्तमान समय में, कैसे हम पढ़ चुके हैं। और कंपैरेटिवली फ्यूल ज्यादा स्थायी है। आज भी हमने कहा फ्यूल के 14 नियम हों, चाहे प्रबंधक के 5 कार्य हों, कंपैरेटिवली ज्यादा स्थायी रूप से तब से लेके अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है, पदसोपान की प्रासंगिकता कम है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि किसी भी संगठन की कल्पना बिना पदसोपान के करना भी संभव नहीं है।
आलोचना खूब करते हैं हम, लेकिन आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो अनिवार्य रूप से हायरार्की मिलेगी भी हमें उसमें। वो चाहे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हो, चाहे वो सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, वो कहीं भी देखें तो वो, भले हम आलोचना भी करें, गाली भी दें, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते हम। वही जो आवश्यक बुराई वाली स्थिति है तो है, तो ज्यादा स्थायी है वो। लास्ट एक विद्वान का स्टेटमेंट है, थियो हेमेन। दोनों विद्वानों की विचारधारा में विरोधाभास खोजना व्यर्थ है। तो हमने तो खोज लिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो दोनों में विरोधाभास खोजना व्यर्थ है। यदि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाए तो फ्यूल को प्रशासन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थियो हेमेन, प्रशासन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विद्वान, कि दोनों की विचारधारा में कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास खोजने का औचित्य नहीं है, व्यर्थ है। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल प्रशासन के सिद्धांतों के जन्मदाता, फादर ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है टेलर वर्सेस फ्योल। और तीसरी थ्योरी क्लासिकल थ्योरी या आदर्श संगठन सिद्धांत। तो इसमें इतना ही, आज यहीं तक। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आप लोग कुछ पूछना है? क्लियर है सब? सामूहिक प्रयास जो आप देख रहे हैं 14 नियम, उसमें एस्पिरिट डी कोप्स या समन्वय, सहयोग, तो फ्योल ने इस तरह से इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया जितना टेलर का था। कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक मूल्यांकन, सफलता के लिए पुरस्कार, असफलता के लिए दंड, उसके माध्यम से। तो इन्होंने कलेक्टिव एफर्ट्स की बात की है फ्योल ने, और वो इंडिविजुअल एफर्ट्स पे जोर दे रहे थे, बस ये। और किसी को कुछ पूछना है? जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या फर्क है? कहाँ पढ़ा है ऐसा आपने? सर इसमें जो कटारिया जी की बुक है सर, इसमें दे रखा था कि एक 1907 में था, एक और 1911 में था, तो वैज्ञानिक प्रबंध ओवरऑल हो गया। उसमें जो 4 प्रथम चरण के नियम, द्वितीय चरण के नियम, उनको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट ओवरऑल एक थ्योरी हो गई, और उसमें कार्य अध्ययन, गति अध्ययन, मानसिक क्रांति, ये सब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गए। वो वही बातें हैं, तो शॉप मैनेजमेंट वही हो गया, लोअर लेवल या श्रमिक लेवल, उसी को टेलर ने शॉप लेवल कहा है। तो हमने बताया था कि 35 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर प्रिंसिपल्स आए, वही सब मिलके फिर थ्योरी बन गए 11 में। तो 1907 तो वही जो बताएं कि वो तो चल ही रहा था पूरा 35 साल का काम। तो क्लासिफिकेशन है अलग अलग, उन्होंने उस तरह से कर दिया, हमने आपको इस तरह से बता दिया। और जो कांग्रेस की समिति थी, उसको टेलर ने जो गवाही दी थी, उसका था। तो बात वही तो हो गई उसमें जो आप पूछ रहे, तो हम भी तो वही बात कर रहे हो, वही पढ़ा रहे कि शॉप मैनेजमेंट तो जो लोअर लेवल की स्टडी वो पढ़ लिया,
द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो प्रथम चरण के नियम, द्वितीय चरण के नियम पढ़ लिए, गति अध्ययन, समय अध्ययन, मानसिक क्रांति पढ़ ली। और जो कांग्रेस की कमेटी बनी थी वो इसलिए बनी थी कि कई लोगों ने आलोचना की टेलर की कि पूंजीवाद का समर्थक या जो भी, तो उन्होंने अपनी सफाई दी। तो वो हमने इस तरीके से, तो 10 लोग 10 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, बात तो घूम फिर के वही हो गई। अब इसमें क्या दिक्कत है आपको? हाँ, बस तो क्लासिफिकेशन होता है, हर आदमी, कई लोग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं क्लासिफिकेशन। जी। हाँ, जरूरत नहीं है, हाँ सर। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो चलिए आज यहीं तक, मंडे को मिलेंगे, जो शेड्यूल है बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत। तो आज आप लोग जा सकते हैं, धन्यवाद। जी। हम्म। हम्म।